अब जब सरकार ने दे दिया तब आप कह रहे पॉलिटिकल डिसीजन से, और नहीं दे रही थी तब भी मतलब हल्ला कर रहे थे, और अब दे दिया तब कह रहे पॉलिटिकल डिसीजन है। तो ऐसा बोलने में नहीं होगा, हम लहसुन नहीं खाएगा इसीलिए आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आप नहीं खाएगा तो आप तो खाएगा ना। तो हमारे लिए लहसुन चाहिए, तो आप 400 रुपया किलो करके कैसे परचेज करेगा? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको परिचय की जरूरत तो है नहीं, आप सब उनको जानते हैं। सी श्री कुमार सर, जो कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं। सी श्री कुमार सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार नमस्कार, आपको भी, आपका सब व्यूअर्स के भी। सर आप खुश तो बहुत होंगे, 8वां वेतन आयोग आ गया, आपको मिल गया। नहीं, खुशी का सवाल नहीं है। देखिए, इस सरकार कोई भी डिसीजन देगा, उस डिसीजन का पीछे कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल कारण होता है। नंबर वन, पार्लियामेंट चुनाव का पहले इन्होंने सोमनाथन कमेटी बनाया, इम्प्रूवमेंट इन एनपीएस का नाम पर। इवन दो हम सभी का डिमांड था एनपीएस को स्क्रैप करो, पुराना पेंशन को वापस हमको होना चाहिए करके। हमारा रामलीला मैदान का भी 5 लाख वर्कर का सामने यही हम लोग का डिसीजन था। लेकिन सरकार पार्लियामेंट चुनाव हारा करके उन्होंने सोमनाथन कमेटी बनाया। अब पार्लियामेंट चुनाव का बाद एनपीएस भी रहेगा, यूपीएस भी रहेगा करके कैसे किया। ऐसा ही अभी दिल्ली में आपको मालूम है असेंबली चुनाव है। अब दिल्ली का वोटर्स में एक कंसिडरेबल नंबर केंद्र सरकार कर्मचारी है और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का भी कर्मचारी है, पेंशनर्स है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल है और पैरामिलिट्री फोर्सेस का पर्सोनल है। इसमें मेजॉरिटी लोग दिल्ली का वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम है। तो डेफिनेटली सरकार का इस डिसीजन का पीछे वो भी एक पॉलिटिकल कारण है। लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन और अन्य केंद्र सरकार कर्मचारी फेडरेशन और नेशनल काउंसिल जेसीएम का तरफ से पिछले 1 साल से हम लोग सरकार का ऊपर दबाव डाल रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। कारण अभी 1 साल ही बाकी है केंद्र सरकार कर्मचारी का तनख्वाह में परिवर्तन होने का। पे कमीशन कुछ 2 साल का समय देता है उनका सिफारिश वगैरह लिख के सरकार को सबमिट करने का। इसीलिए हम लोग 2024 से ही सरकार का सामने डिमांड रखा है 8वां पे कमीशन का बैठक होना चाहिए। लेकिन सरकार का तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था और 1-2 महीने का पहले पार्लियामेंट का अंदर भी राइटिंग में जवाब दे दिया। अभी ऐसा कोई प्रपोजल सरकार का सामने नहीं करती। इन बिटवीन आपको मालूम है अभी फरवरी 1 तारीख निर्मला सीतारामन जी हमारा देश का अगला साल का फाइनेंशियल ईयर का बजट प्लेस करने वाला है जी। तो बजट का पहले सभी से प्रपोजल मांगता है, सभी से कंसल्टेशन होता है। सो देश का लेबर मिनिस्ट्री का 11 रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, उसे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू इन लोग सब मिलके सरकार को देश का वर्किंग क्लास का क्या क्या इश्यूज है वो बहुत बड़ा एक मेमोरेंडम सबमिट किया। उसमें 8वां पे कमीशन का भी मुद्दा है। एआईडीएफ का तरफ से भी हम लोग निर्मला सीतारामन जी को मेमोरेंडम सबमिट किया, बजट का अंदर क्या क्या इश्यूज होना चाहिए करके, उसमें भी 8वां पे कमीशन होना चाहिए करके डिमांड है। फिर नेशनल काउंसिल जेसीएम का तरफ से भी उनको चिट्ठी गया, उसमें भी 8वां पे कमीशन का बैठक होना चाहिए करके डिमांड। आप इस तीनों मेमोरेंडम देखेगा, पे कमीशन का अलावा भी बहुत इश्यूज है कर्मचारियों के बारे में, लेकिन उस सभी इश्यूज के बारे में कुछ नहीं बोला सरकार, केवल 8वां पे कमीशन का बैठक के बारे में बताया। डेफिनेटली पॉलिटिकल रीजंस तो रहेगा, कोई भी सरकार सर कुछ डिसीजन ले रहा है तो उसका सर पीछे तो पॉलिटिकल रीजंस तो होता है। सर आप इतना बता रहे, हम भी सुनते रहे, आप इतना बताए कि इतनी दफा आप लोगों ने मांग किया, मांग रहे थे कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, चाहे जेसीएम के थ्रू
या आप अपने AIDF के थ्रू हो, या फिर जो ट्रेड यूनियंस थे उनके। अब जब सरकार ने दे दिया तब आप कह रहे पॉलिटिकल डिसीजन से, और नहीं दे रही थी तब भी मतलब हल्ला कर रहे थे, और अब दे दिया तब कह रहे पॉलिटिकल डिसीजन है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हम बोल रहा है, देखिए, हम लोग केवल 8वां पे कमीशन हम लोग का डिमांड नहीं है, वो भी एक डिमांड। 8वां पे कमीशन अकेला एक डिमांड नहीं है, सरकार ने हमारा डिमांड मान लिया करके बोलने के लिए। इसीलिए हमने बोला AIDF तो मेमोरेंडम सबमिट किया, उसमें 8वां पे कमीशन का अलावा भी बहुत इश्यूज है। हमारा तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कारपोरेटाइज किया, उसको वापस सरकार का कंट्रोल में लेके आओ। हम लोग को NPS UPS नहीं चाहिए, हम लोग को ओल्ड पेंशन चाहिए, वो भी उसमें है। 18 महीने का DA अरियर्स अब सरकार ने हमको बंद करके रखा है, वो भी हमको देना चाहिए। और इनकम टैक्स का तो लिमिट है, वो तो 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख का ऊपर कितना इनकम आ रहा है, उतना ही इनकम के लिए आपको टैक्स ये करना है। ऐसा तो बहुत मुद्दा है ना, उस कोई भी तो मुद्दा के बारे में कुछ अनाउंस नहीं किया, केवल एक 8वां पे कमीशन के बारे में अनाउंस किया। तो सर एक मुद्दा तो माना ना, तो उसका स्वागत करिए ना, उसको पॉलिटिकल डिसीजन क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम उसको विरोध थोड़ी कर रहा है, हम हाँ। स्वागत तो कर रहा है, लेकिन आप हमको पूछा इसमें इसका पीछे क्या कारण है, तो हमने बोला यस, पॉलिटिकल कारण भी है, हम लोग का फाइट भी है, दोनों। तो सर पॉलिटिकल कारण में अगर 8वां वेतन आयोग था, तो फिर और जितने मांग थे वो क्यों नहीं आए? वही तो हम आपको आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो फिर ये अब आपको सवाल पूछ रहा हूँ, सर सरकार को हम लोग का ऊपर नहीं, सरकार को अगर हम लोग का पॉलिटिकल ऊपर कारण, इतना। सर मैं कह रहा हूं अगर पॉलिटिकल कारण होता तो वो सारे मांग भी माने जाते। नहीं, इसमें क्या है ना, हम लोग का तो बाकी इश्यूज है ना, हम्म। वो इश्यूज से ज्यादा जनरल पब्लिक के सामने अट्रैक्टिव क्या होता है, वो तो 8वां पे कमीशन ही होता है। अच्छा। 8वां पे कमीशन सभी को मिलेगा ना, पुराना पेंशन वालों को भी, नया पेंशन वालों को भी, पैरामिलिट्री को भी, मिलिट्री वालों को भी, और कम से कम 70-75 लाख पेंशनर देश में, उन सबको मिलेगा। लेकिन बाकी डिमांड में ज्यादा डिमांड तो कर्मचारी को मिलेगा, पेंशनर को ज्यादा डिमांड नहीं है। तो इसलिए हम ये सरकार नहीं है, आप कोई भी सरकार के पास जाएंगे। अभी मनमोहन सिंह जी भी क्या किया, 2014 में पार्लियामेंट इलेक्शन का पहले ही 6th पे कमीशन अनाउंस किया, 7th पे कमीशन अनाउंस किया। तो सरकार तो ऐसा ही है ना, सरकार को अल्टीमेटली कौन चलाता है, पॉलिटिकल पार्टीज चलाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का उनका एजेंडा तो रहता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हमको मिलेगा, हम क्यों विरोध करेंगे, हम तो स्वागत करेंगे। अब पॉलिटिकली कल बोलेगा हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन विड्रॉ कर रहा हूं, हम तो स्वागत नहीं करेंगे, वो तो उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं ना इतना साल। तो सरकार जी। उसको विड्रॉ करेगा, हम तो स्वागत ही करेगा, हम वेलकम करेंगे। कल NPS UPS को विड्रॉ करके OPS आएगा, हम तो स्वागत करेंगे। अब मैं कोई एक छोटा इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ। जी। देखिए, हम लोग डिफेंस सिविलियन कर्मचारी है, जी। 10 साल का पहले तक हम लोग को रिटायरमेंट के बाद CST कैंटीन का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, सर्विस में मिलता है, रिटायरमेंट के बाद फौजी को मिलता है, सिविलियन को नहीं मिलता था। हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके प्रणब मुखर्जी दादा, AK एंटनी साहब, इतना डिफेंस मिनिस्टर था, उन सब से हम लोग ने लड़ाई किया, कोई भी मिनिस्टर हमको नहीं दिया। लेकिन एक मिनिस्टर यही बीजेपी सरकार में आया, उसका नाम मनोहर पर्रिकर, वो आज जिंदा नहीं है। उनका साथ भी हम लोग गया, उनको रिक्वेस्ट किया, साहब हम भी 30 साल 35 साल देश का डिफेंस के लिए काम कर रहा है, सर्विस में हमको CST कैंटीन का कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमको नहीं मिलता है। एक्चुअली उस उम्र होने के बाद ही हमको कुछ पेंशन, हमारा इनकम तो आधा होता है, पेंशन तो हमारा टोटल इनकम का 1/3 भी नहीं होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है उस समय। च्यवनप्राश चाहिए, अमृतांजन चाहिए, विक्स चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो शेविंग क्रीम चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तो वो सब हमको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा तो साइड बाय साइड फौजी काम कर रहा है, उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलेगा साहब। हम लोग ने उनको पूछा, अल्टीमेटली उन्होंने हमको दिया। आज भी उसका नाम, हम कोई भी डिफेंस का मीटिंग अटेंड करता है, मनोहर पर्रिकर साहब का नाम यूज करता है।
अरे हमको उन्होंने कुछ बेनिफिट दिया, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो स्वागत ही करेंगे ना। 8वां पे कमीशन को हम लोग जरूर उसको स्वागत कर रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबके पीछे कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल कारण तो रहता है, यही तो बोल रहा तो सर चलिए, पॉलिटिकल कारण ही सही, चलिए आपकी जो इतनी लंबी हूँ। लिस्ट थी, इतनी जो लंबी लिस्ट थी उसमें से एक मुद्दा तो सॉल्व हुआ, चलिए इस बात कोई मान लेते हैं। सर तो ये बताइए, आखिर जो बाकी और मुद्दे हैं वो भले पूरे जनरल पब्लिक, जनरल कर्मचारियों के लिए शायद रिलेवेंट ना हो, जैसे सेक्टर, जैसे डिफेंस के, जैसे आप कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रहे हो, ऑर्डिनेंस वाला, तो ये समझना चाहता हूँ, आखिर जब सारे फैसले के पीछे पॉलिटिकल रीजन ही होते हैं और सरकारें फैसला उसी आधार पर लेती हैं, तो फिर इन क्या लगता है ऐसी मांगे जो कि जैसे डिफेंस का, जैसे ऑर्डिनेंस वाला है, उससे सिर्फ ऑर्डिनेंस के कर्मचारी प्रभावित होंगे, और भी जो मसला है तो वो जो है उससे कोई एक सेगमेंट के कर्मचारी प्रभावित होंगे, तो ये क्या कभी मुद्दा बन पाएगा? कभी क्या सरकारें जो है, चाहे किसी पार्टी की हो, क्या वो मतलब एक ओवरऑल कर्मचारियों के हित को देखते हुए जो आपकी मांगे हैं उसको लगता है कभी पूरा हो पाएगा अगर इस तरह से चलता रहा? देखो, ट्रेड यूनियन का फंडामेंटल काम क्या है? जी। आपका इश्यूज को लेके, आपका डिमांड्स को लेके वर्कर को मोबिलाइज करके, संघर्ष करके फाइट करना, ये आपका काम है। आप हारेगा जीतेगा वो तो चलता है। हम पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला, एआईडीएफ का ऐसा बहुत अनुभव है। 55 साल के बाद हम लोग का एक डिमांड सेटल हुआ, 35 जी। साल के बाद एक डिमांड सेटल हुआ, लेकिन हम कभी सरेंडर नहीं किया। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम तो फाइट करेंगे, कंटिन्यूअसली फाइट करेंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, हमारा तो अभी 42 इयर्स का ट्रेड यूनियन में हम काम कर रहा है, इतना हमारा विश्वास है। आप कंटिन्यूअसली फाइट करो, आप रिलनलेसली फाइट करो, आज नहीं तो कल वो बेनिफिट आपको मिलेगा। कभी सरेंडर नहीं करना, कभी डिमोरलाइज नहीं होना, कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आपको पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पहले विश्वास होना चाहिए। आपका डिमांड 100% जस्टिफाइड डिमांड है, उसमें आप कोई भी फोरम में उस डिमांड का फेवर में आपको आर्गुमेंट रख सकता है, पॉइंट रख सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको है तो आपको आज नहीं तो कल आपका मांग तो मिलेगा, वो हमारा विश्वास है। सर तो ये 18 महीने का डीए क्या, ये भी तो तमाम कर्मचारियों को अफेक्ट कर रहा था, और जिस पर कि जैसे शिव गोपाल जी हुए और भी जो लोग जेसीएम के कह कि आप लोगों के साथ चर्चा हो चुकी है इस पर, आप लोग डिसएग्रीमेंट लेने वाले हैं इस पर? नहीं, अभी डिसएग्रीमेंट के लिए जेसीएम का मीटिंग होना चाहिए। अच्छा। डिसएग्रीमेंट का जेसीएम स्कीम में एक तरीका है, एक फुल फ्लेड्ज्ड जेसीएम मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में होना चाहिए। तो उसमें सरकार का तरफ से बोलेगा ये बेनिफिट हम आपको नहीं देगा, फिर हम सरकार को बोलना पड़ेगा आप नहीं देगा तो फिर आप डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करो। जी, वही कहते कि इस तो बार डिसएग्रीमेंट मांगेंगे, वो यही कह रहे थे। डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड होगा तो फिर वो जाएगा बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को। जी, बोर्ड ऑफ जेसीएम आर्बिट्रेशन। स्कीम में बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज उसका चेयरमैन होता है, जी। और सरकार का तरफ से एक कोई ऑफिसर आता है, और हम जी। लोग का तरफ से भी कोई सीनियर ट्रेड यूनियन नेता को नॉमिनेट करता है। ये तीनों बैठ के बोर्ड होता है। तो उस जी। बोर्ड का सामने हम लोग आके हम लोग का आर्ग्यूमेंट रखता है, सरकार की तरफ से सरकार भी आके उनका आर्ग्यूमेंट रखता है। उसमें अंतिम में क्या डिसीजन होगा, वो डिसीजन तो बाइंडिंग है। मतलब आप लोग भी इस लेकिन पे हाँ, लेकिन लेकिन पूरा, ये हाँ पूरा। इसमें भी पावर सरकार को है। स्कीम बोल अच्छा। रहा है the award of board of arbitration is binding on both the parties। मतलब आर्बिट्रेटर ने कुछ डिसीजन दिया, आपको भी एक्सेप्ट करना है, सरकार और को भी भी एक्सेप्ट करना सरकार है। को भी। जी। उसका खिलाफ में आप कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं जा सकता है, दैट इज संसद में। फाइनल। लेकिन लेकिन वो लेकिन को हम आ रहा हूं, लेकिन हाँ। उस स्कीम में सरकार को पावर दिया कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड एक्सेप्ट करना, रद्द करना, मॉडिफाई करने का पावर पार्लियामेंट को है। है। तो पार्लियामेंट को है का मतलब क्या है, किसका सरकार है,
वो सरकार को मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं तो डीओपीएनटी का मिनिस्टर आके एक बिल प्लेस करेगा, यह आर्बिट्रेशन अवार्ड को हम रिजेक्ट कर रहा है, या आर्बिट्रेशन अवार्ड में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है। किस रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी है वो एमपी ताली डालेगा, वो बिल पास हो जाएगा, अब लोग का अवार्ड खत्म हो जाएगा। तो ये सब विषय है इसमें। तो डिसएग्रीमेंट आप हैं इस पक्ष के कि हाँ डिसएग्रीमेंट लिया जाए इस पे? अभी दूसरा रास्ता क्या है, लेकिन इसमें और एक विषय है। ऐसा ही एक सिमिलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का केस में कुछ पैसा सरकार कर्मचारी का तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने बंद करके दिया, पेमेंट नहीं दिया। तो उन लोग ने तेलंगाना हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बोला नहीं, हाँ ठीक है, कोविड-19 परिस्थिति ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आप टेम्पररीली उसका पैसा बंद करके रख सकता है, लेकिन परमानेंटली उसका पैसा बंद करके रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप वो पैसा विथ 12% इंटरेस्ट इनको पेमेंट करना है, ठीक है। ये जजमेंट आने के बाद नेचुरली सरकार तो छोड़ता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला नहीं, आप कैसे उनका एक्चुअली वो पैसा उसका ड्यू है, वो ड्यू पेमेंट आप कैसे बंद करके रख सकता है? ठीक है, कुछ समय के लिए रख सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं रख सकता, आप उसको पेमेंट करना ही है। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला ठीक है सर हम पेमेंट करेंगे, लेकिन आप इंटरेस्ट को रद्द करो। फिर सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है 12% का जगह में तुम 6% उसको इंटरेस्ट दे दो। तो वो भी है, तो वो भी सरकार का सामने हम लोग विचार रखा है। तो ये सब है, अभी देखेंगे सरकार इसका ऊपर, लेकिन अभी तक सरकार बोल रहा है आपको नहीं देगा जी। तो कल को ऐसे ये भी अचानक घोषणा कर दे पेमेंट करने के लिए, स्वागत करेंगे। स्वागत तो करेंगे, क्यों नहीं? एम्प्लॉइज को कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्या विरोध करने के लिए थोड़ी ट्रेड यूनियन चला रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ, ऐसा आपको तो नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से 8वां वेतन आयोग का घोषणा होगा, तो उसी तरह एक दिन जो अचानक से 18 महीने के डीए का भी घोषणा हो जाए, चाहे आप जो भी कहें उसे पॉलिटिकल रीजन या जो भी। तो ना अच्छा है ना, हम कारण कुछ भी बोलने दो, हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो हम तो स्वागत भी करेगा ना, हमको क्या, इसलिए हमने मनोहर पर्रिकर जी का उदाहरण आपको दिया। सर तो चलिए ठीक है, मतलब ये है कि अब लोगों की जिस तरह से उम्मीद बढ़ गई है कि जैसे अब डिमांड तो बहुत है कर्मचारियों की, लेकिन 8वां वेतन आयोग और 18 महीने के डीए को लेकर, चूंकि ये तमाम कर्मचारियों पर लागू होता है, उस पर ये किसी एक डिपार्टमेंट या एक सेगमेंट का मांग नहीं है, तो लोगों को अब उम्मीद बढ़ गई है कि जो है ये जिस तरह से 8वां वेतन आयोग अचानक से आ गया, तो कहीं 18 महीने का डीए का भी ऐलान ना हो जाए, जिसको आप पॉलिटिकल रीजन कह रहे हैं, तो हो सकता है वो भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से ऐसा हो जाए। तो देखिए कारण पॉलिटिकल होने दो, कुछ भी होने दो, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है तो हम उसको स्वागत करेंगे, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं ना। हमारा लड़ाई किस लिए, हमारा प्रधानमंत्री हमारा भी है ना, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, उनका सामने हम मांग रखे फाइट कर रहा है, वो तो हमारा अधिकार है ना, फाइट करना तो हमारा अधिकार है, संविधान में अधिकार है। लेकिन अभी विषय क्या है ना, देखिए ठीक है सबके लिए है, अल्टीमेटली देखिए इसी को भी स्टेट गवर्नमेंट्स भी फॉलो करेगा। आजकल 99% स्टेट गवर्नमेंट्स केंद्र सरकार कर्मचारी का पे कमीशन का वही सेम बेसिस में उनका पे स्केल वगैरह आजकल होता है। लेकिन अभी विषय क्या है ना, विषय तो बहुत है, आप पे कमीशन अनाउंस हो गया करके सब कुछ होने वाला नहीं है, वो तो एक अनाउंसमेंट है, लेकिन इसका चेयरमैन कौन होता है तो मालूम नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जनरली चेयरमैन होता है, फिर सरकार का तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेगा, एक इकोनॉमिस्ट रहेगा और कोई बड़ा सीनियर वर्कर रहेगा, वो क्या बैकग्राउंड में आएगा हम लोगों को आइडिया नहीं, नंबर 1। नंबर 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट विषय है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब, अभी स्वामीनाथन कमेटी ने कैसे हमको बोला हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एनपीएस का इंप्रूवमेंट है, आप ओपीएस के बारे में हमसे बात मत करो, तो वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या रहेगा, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ज्यूरिसडिक्शन में ही पे कमीशन उनका काम करेगा। अभी तक सिस्टम क्या है, नेशनल काउंसिल जेसीएम को
उन्होंने चिट्ठी लिखा है। अभी सरकार ने पे कमीशन बनाया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या होना चाहिए, आपका विचार क्या है? 7वां पे कमीशन तक वही सिस्टम है। जी उसका बाद हम लोग स्टाफ से बैठ के ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए, ऐसा करके उनको चिट्ठी देता है। कभी अच्छा डिस्कशंस को बुलाता है, कभी बिना डिस्कशन सरकार उसका मर्जी में पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के देता है। ठीक जी है। हाँ, उसका बाद फिर पे कमीशन उनका काम शुरू करेगा। फिर हम लोग को बोलेगा तुम लोग मेमोरेंडम सबमिट करो, तो मेमोरेंडम सबमिट करना, फिर मेमोरेंडम का ऊपर क्वेश्चंस लिखेगा, उस क्वेश्चंस को जवाब देना है। फिर पे कमीशन का साथ ओरल एविडेंस बोलता है, हम लोग उनका सामने आके बैठ के उनका दिमाग में हमारा मेमोरेंडम में क्या क्या डाउट्स है, विचार है, उसको जवाब देना है, ये सब है। लेकिन हम आपको हमारा अनुभव एक बोलना चाहता हूँ पब्लिक को भी। पिछले पे कमीशन का तो जस्टिस माथुर साहब चेयरमैन था, उनका साथ हम लोग का बहुत मीटिंग हुआ। एआईडीएफ का तरफ से भी 2-3 मीटिंग हुआ, फिर नेशनल काउंसिल जेसीएम का तरफ से भी मीटिंग्स हुआ। हम लोग का उस समय का डिमांड था 26,000 मिनिमम पे होना चाहिए। 26,000 ठीक है। 26,000 कैलकुलेशन वगैरह करके हम लोग ने बोला, तो उसका मतलब 3.26 अप्रोक्सीमेटली आएगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर तो हाँ, फिटमेंट फैक्टर। तो फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, हम लोग का विचार रखा था, लेकिन उन्होंने एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली हम लोग को एक हिंट दिया, तो मिनिमम तक का 21,000 तक आने का संभावना है करके। लेकिन अल्टीमेटली सरकार की तरफ से नेचुरली सरकार ने बोला हमारा पास इतना पेमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो आप 21,000 कैसे रिकमेंड करेगा? तो जी अल्टीमेटली रिकमेंडेशन आ गया 18,000 में, जी 18,000 रुपया में। सो देयरफॉर पे कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करके हम लोग नहीं बोल सकता, कारण एक जज उसका चेयरमैन है करके, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। वो सरकार को भी सुनेगा, आपको भी सुनेगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली उसका विचार पब्लिक का सामने रखेगा, ऐसा नहीं। अल्टीमेटली कारण टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जनरली लिखता है, सरकार का पेइंग कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा, सरकार का इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखना पड़ेगा, उसी में फिर सब खत्म हो जाएगा। सो देयरफॉर ये सब अनुभव हम लोग को है। अभी आपस में बैठ के एआईडीएफ का अंदर हमारा लीडरशिप बैठ के चर्चा करना है। हम लोग के पास 400 का ऊपर यूनियंस है, उनका भी ओपिनियंस लेना है, और नेशनल काउंसिल स्टाफ सेट की तरफ से भी बैठ के डिस्कस करना है। तो अभी काम बहुत है, बहुत रिसर्च करने वाला काम है, कारण महंगाई का आजकल कोई कंट्रोल नहीं है। तो महंगाई का अनुसार आज का डीए और आज का तंगा में कोई रिलेटिविटी नहीं। 400 रुपया लहसुन हो रहा है, मतलब उसका डीए में ये सब रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा बोलने में नहीं होगा हम लहसुन नहीं खाएगा इसलिए आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप नहीं खाएगा तो आप तो खाएगा ना, तो हमारे लिए लहसुन चाहिए, तो आप 400 रुपया किलो करके कैसे परचेज करेगा? तो बहुत विषय है, बहुत इश्यूज है, वो सब्सिक्वेंटली हम लोग डिस्कस करने का समय वो सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकता है। लेकिन अभी एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी केवल कमीशन के बारे में सरकार अनाउंस किया, लेकिन उसका अभी लंबा प्रोसीजर्स बाकी है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। सर ये आपने अच्छी बात इस पर कर दी, तो यानी कि अभी तो सब कुछ हम भी ऐसा ही मानते, अभी तो इनिशियल है, सिर्फ प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है, तो अभी तो सब कुछ होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं कुछ मतलब चैनल्स वगैरह कर रहे हैं व्यूज सब्सक्राइब के चक्कर में, कि इतना फिटमेंट होगा, इतना कुछ हो जाएगा, इतना रुपया बढ़ जाएगा, तो ये सब तो अभी उसको तो कोई मतलब सही तो नहीं माना जा सकता ना, ये सब तो कल्पनाएं, इमेजिनेशन ही है सिर्फ। देखिए चंदन जी, अभी अगला 2 साल आप देखिए, डेली सब लोग उसका खुद पे कमीशन का रिपोर्ट बना के भेजता है। अभी तक केवल अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन अभी तक हमारा पास 15 पे स्केल आ चुका है, 15 टाइप ऑफ पे स्केल। ये पे स्केल होने वाला है, वो पे स्केल होने वाला है, वो ठीक है। पहले तो विविध भारती होता ऑल इंडिया रेडियो में, उसमें एक प्रोग्राम है ना, हमारा इच्छा का सॉन्ग उन्होंने रिले करेगा, हमने लिखेगा, हमको उस समय तो ये सब फैसिलिटी नहीं था ना,
ऑल इंडिया रेडियो का ऊपर ही डिपेंड करना है। एक अच्छा सॉन्ग आपको सुनने के लिए ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती को लिखता है मोहम्मद रफी का ये गाना हमको चाहिए, तो बोलेगा श्री कुमार ने डिमांड किया ये मोहम्मद रफी का गाना चाहिए, हम उसको रिले कर रहा है। ऐसा ही है ये सब, हमारा इच्छा है हम लिख के भेज दिया और आपको इतना मिलेगा। ये सब अभी 2 साल ऐसा ही चलेगा जब तक पे कमीशन का रिपोर्ट आएगा। तो व्यूअर्स देखिए, ये बड़ी बात श्री कुमार सर ने कहा, जैसा कि मैं भी आपको पहले बताता रहा हूं, भले आप मेरी बात पर विश्वास करें ना करें, लेकिन श्री कुमार सर आपके नेता हैं, कर्मचारियों के नेता है। तो मैं चाहता हूं ये प्लेटफॉर्म, जिसे हमने एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जहां पर से कोई गलत जानकारी ना जाए, तो हम आपको बार बार आगाह करते हैं कि आप भ्रामक चक्करों में ना पड़े। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी ऑफिस के टेंशन में परेशान रहता है, बीपी शुगर हाई रहता है, तो आप निश्चिंत रहें। तो अभी कुछ ने, अभी सिर्फ गठन हुआ है। चले, एक अच्छी बात है कि गठन की मंजूरी हो गई है, तो आज न कल होगा, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है कि कितना पैसा आपका बढ़ जाएगा, कितना क्या होगा। इसलिए हम बार बार आपको भी आगाह करते रहते कि होता ना, कभी कभी आप बहुत इतना सपना देख लेते हैं कि हमें, जैसे चर्चा होती सर कि 3 पॉइंट समथिंग फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, और पता चला मिला कुछ। तब आपको धड़ाम से जब आपके सपने टूटते हैं तो वो बड़ा शॉकिंग होता है और दुखद होता है। इसलिए भाइयों, व्यूअर्स, मैं कहता हूं कि आप अंगवानी देखते रहे, आपको बिल्कुल यहाँ से कोई कल्पना और कोई इमेजिनेशन की बातें नहीं होंगी, जो क्रेडिबल होगी। आपके नेता है श्री कुमार जी, और भी नेता है जेसीएम के कर्मचारियों के, वो जो बात रख रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार के साथ बात करते हैं। बाकी तो हवा महल बनाने के लिए बहुत बनाते रहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो सरकार से बात करते हैं, सरकार के पास अपनी बात रखते हैं। और श्री कुमार सर तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा, जब वहां पे सोमनाथन जी ने कहा कि भाई हमें मैंडेट ओपीएस पर बात करने की नहीं है, सिर्फ एनपीएस पे बात करेंगे, तो इन लोगों ने तो उस मीटिंग को बायकॉट कर दिया। तो ये आपके कर्मचारी नेता है, ये लोग जो बोल रहे हैं वही ऑथेंटिक होगा, ये क्योंकि ये सरकार से आप निगोशिएट करते हैं। इसलिए बाकी आप भी निश्चिंत रहें, जिंदगी एंजॉय करें, बेकार के झूठ गलत भ्रामक खबरों में टेंशन ना पालें। बाकी जैसे जैसे जो होगा वो हम बताएंगे। तो भले ही श्री कुमार सर ने मतलब इसे पॉलिटिकल डिसीजन करार दे दिया, लेकिन खुशी इस बात की है जो श्री कुमार सर की लिस्ट इतनी लंबी थी मांगों की, उसमें से एक मांग जो है पूरा हो गया। तो हम तो भगवान से मनाते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन सारी मांगे पूरी हो जाएं जितनी जल्दी हो। तो श्री कुमार सर, समय आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।